हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्टीरियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्टीरियस किशोर क्लासेस में आप लोग स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज मैट्रिक का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। मैट्रिक्स में साइंस जो आता है तो अक्सर जो है कि सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से जो है कि झारखंड एवं बिहार बोर्ड में जाते हैं सवाल, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और यदि एक बार में वीडियो देखने के बाद यदि आपको नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तभी कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसका आंसर लिखिए। आप लोग कॉपी कलम निकाल ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ ऐसा भी है कि बोल देंगे तो आपको लिखना पड़ जाएगा। तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में, आंसर इसका है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका है H2, O2, Mg2, MgNA2, etc। ये सभी क्या है आपका? तो अभिकारक है। ये सब क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? अब देखिए क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया MgO, H2O, NaCl, etc। ये सभी क्या है? आपका उत्पाद है। ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एक नया गुण वाला उत्पाद बनाए तो इसे दर्शाने वाला समीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एक नया गुण वाला उत्पाद बनाए तो इसे दर्शाने वाला समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा थोड़ा सा H2 + O2 क्या हो जाता है? H2O हो जाता है। तो H2 और O2 क्या है आपका? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। इधर क्या बन गया आपका? उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद बन गया। H2 + O2 क्या है आपका? H2 + O2 क्या है? अभिकारक है।
ये दोनों मिलकर क्या बन गया, उत्पाद बन गया। इसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे आपको। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे H2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ O2 है, यहाँ एक ही है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। इसलिए इस कारण देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ क्या करना है 4 बना देना है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में बांटा गया ये बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है जो निम्न है। एक नंबर है संयोजन। क्या है, संयोजन, कंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को हम लोग अपघटन भी बोलते हैं, अपधारण भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में कुछ भी आए, अपघटन आए, अपधारण आए, वियोजन आए तो आपको लिख देना है। तो क्या लिखिएगा आप लोग, डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है विस्थापन। तो विस्थापन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका द्विविस्थापन। इसी को हम लोग का बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और लास्ट है अपव्यय। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा उदासीनीकरण और छठा अपव्यय अभिक्रिया। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, कॉपी में उतारना चाहते हैं उतार लें। इसी में से हर साल चाहे बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, ये 6 में से 2 रिएक्शन हर साल आता है। तो आपको क्या करना है, हर वर्ष आता है, ये फिक्स है, ये कट नहीं सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये 6 का 6 भी डिटेल दे रहे हैं आपको, 6 का 6 का क्या करेंगे अभी बताएंगे। तो 6 का 6 को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, आएगा ही, इसको काट नहीं सकता है को। यदि आप उतारना चाहते हैं या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। इसके बाद अब आपको संयोजन अभिक्रिया बताया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी आपको संयोजन अभिक्रिया बताएंगे। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसे बताते हैं। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक छोटे अभिकारक, आपको अभिकारक बता दिया गया है किसे कहते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक आपस में संयोग कर एक नया गुण वाला उत्पाद बनाए तो इसे दर्शाने वाला समीकरण संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एक नया गुण वाला उत्पाद बनाए तो इसे दर्शाने वाला समीकरण संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका ये है, जैसे कि Na क्या है, सोडियम है, इसमें भाई क्लोरीन मिला दो, क्या हो गया, NaCl हो गया। क्या हो गया, NaCl। अब देखिए छोटा छोटा अभिकारक है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों मिलके क्या बना दिया, नमक बना दिया, लवण बना दिया। क्या बना दिया, लवण। इसी को NaCl को क्या कहते हैं हम लोग,
नमक बोलते हैं। यदि ये बड़ा वाला उत्पाद बनाया कि नहीं बनाया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन। इतना सा लिखिएगा, आपका 3 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा, 3 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, दो छोटे अभिकारक आपस में मिलकर बड़ा उत्पाद बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो फट से आप क्या कह दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को मार दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आप जानिए। इसमें क्या होता है, संयोजन का जस्ट उल्टा होता है। संयोजन में क्या होता है कि दो छोटा अभिकारक जुड़ता है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा अभिकारक टूटता है। क्या लिखिएगा, जब एक बड़ा अभिकारक टूटकर दो छोटे नए गुण वाला उत्पाद बनाए तो इसे दर्शाने वाला समीकरण वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे में आप देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, यही वाला चीज़ देखिए, NaCl है। तो NaCl है तो क्या हो गया, दो छोटा वाला मिल के क्या बना, नमक बना। जैसे कि हम लेते हैं वाटर पानी लेते हैं, पानी का क्या सूत्र होता है, H2O होता है। इसको हीट कीजिए, हीट जब कीजिएगा ना तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, 2 ऑक्सीजन है, निकल यहाँ क्या है, 1 ही ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मिलाना ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किए, तो 2 ऑक्सीजन पूरा दिए, निकल हाइड्रोजन भाई 4 हो गया। तो यहाँ क्या कीजिएगा, 2 हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। तो क्या हो गया, आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो संयोजन और वियोजन लिखवा दिए हैं फ्रेंड्स, ये दोनों को लिख लीजिए, उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वियोजन में यही कह रहा है कि एक बड़ा अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटा उत्पाद बनाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये दोनों अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट का बारी है विस्थापन अभिक्रिया का। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो इसे दर्शाने वाला समीकरण विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर दे और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो इसे दर्शाने वाला समीकरण को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा आप लोग, Zn प्लस CuSO4, तो क्या हो जाएगा, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देगा, तो ZnSO4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, Cu। तो ये क्या है, आपका विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका द्विविस्थापन। क्या है, द्विविस्थापन।
द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। बहुत हौला अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, Na2SO4 एग्जाम्पल में क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा दोस्त। तो बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ सोडियम 2 है, लेकिन सोडियम यहाँ 1 है, यह Cl2 होगा, यहाँ BaCl2। तो यहाँ भी क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 2 बैठा दीजिए। यहाँ सोडियम 2 है तो 2 हो गया, Cl2 है तो Cl2 हो गया, BaSO4 कंप्लीट है। ये क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर दे, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या करना है? तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयन का आदान प्रदान। देखिए, आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, देखिए क्या है? Ba के जगह SO4 आ गया, Na के जगह Cl2 Cl चल गया। तो ये क्या है? विस्थापन, द्विविस्थापन है। तो आशा करते हैं आपका ये चारों अभिक्रिया समझ में आया होगा। दोस्त कटने वाला नहीं है, ये हर साल आता है तो आएगा ही, इसको छोड़ना नहीं है। इसको एक बार में अगर समझ में नहीं है 2 बार वीडियो देख लेना, लेकिन इसको कंप्लीट ही कर लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। अब आपका उदासीनीकरण और अपव्यय बताया जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से देखिएगा कि अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसे चूंकि देखिए इसमें होता है क्या है कि अम्ल और क्षार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अम्ल HCl क्या है? आपका अम्ल है। क्षार देखिए NaCl, सॉरी NaOH क्या है? आपका क्षार है। ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। तो ये अम्ल है आपका और ये क्या है? क्षार है। तो ये दोनों मिल के जब अभिक्रिया बनाता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण। इसमें क्या होता है? क्या क्या बनाता है? NaCl यानी कि लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण प्लस H2O, जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। तो यहाँ लिखिएगा आप, चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान लवण, ब्रैकेट में नमक लिख दीजिए, एवं जल प्राप्त होता है। अब क्या लिखेगा? इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो क्या लिखवाए हम लोग?
अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है? लवण एवं जल प्राप्त होता है। इसे इस कारण क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, HCl NaOH NaCl प्लस H2O। तो आशा करते हैं आपको उदासीनीकरण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपव्यय में। क्या चलते हैं? अपव्यय। अब लास्ट है अपव्यय। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन एवं अवकरण अपचयन इसी में आता है, समझे? तो क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो। क्या हो? दोनों साथ साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपव्यय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्यय अभिक्रिया कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों साथ साथ हो क्या कहते हैं? अपव्यय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका CaO, Ca अलग हो गया, O अलग हो गया। नेक्स्ट है आपका H2 प्लस O2। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, MgO Ca प्लस O। जैसे कि आप लिख सकते हैं Ca प्लस O2, तो CaO चूना बन गया आपका। तो ये सभी क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, अपचयन उपचयन दोनों है। तो अब बारी आ रही है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपकरण किसे कहते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। आपका 6 का 6 विक्रिया बता दिए हैं दोस्त। जब भी आएगा ना तो ये 6 में से ही 1-2 आता है। नहीं आपको विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए कि पहले क्या पूछा है, 2020 में क्या पूछा गया है, 2019 में क्या पूछा गया है, 2018 में क्या पूछा गया है। विश्वास नहीं है तो आप पहले उल्टा के देख लीजिए, तो ही मेरा वीडियो देखिएगा। तो यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों का यदि आपको देखिए जैसे कि आएगा ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इधर इसमें अंतर आ जाए, नहीं तो आएगा उपचयन अपचयन में किसे कहते हैं, या तो इसका अंतर आ जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको लिख देना है ऑक्सीकरण या तो उपचयन, अपकरण अपचयन, ये दोनों को ध्यान में देना है। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, पहले ऑक्सीकरण लिखते हैं। ऑक्सीकरण लिख के डैश दीजिए आप भी, और लिखिए क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व से संयोग करता है। संयोग करने का मतलब क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ब्रैकेट में उपचयन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका है, जैसे H2 लेते हैं जी, H2 इसमें ऑक्सीजन मिला दिए तो संयोजन अभिक्रिया हो गया ही। लेकिन क्या बोल रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। संयोज का मतलब जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, H2O हो गया। क्या हो गया, H2O। इसमें बैलेंस कर दीजिए आप,
तो H2O2 मिलकर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब बारी है अवकरण का। क्या है, अवकरण। अवकरण किसे कहते हैं, यानी कि अपचयन। तो वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी यौगिक से वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी यौगिक से हटता है क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ब्रैकेट में उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि देखिए MgO है ना, इसको हीट कीजिए, Mg अलग हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। बैलेंस करना है, बैलेंस कर दीजिए। तो क्या है, ये ऑक्सीकरण में किसी तत्व से ऑक्सीजन संयोग करता है, अपकरण में क्या होता है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आशा करते हैं कि ऑक्सीकरण अपकरण दोनों विक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी विक्रिया बताया जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ऊष्माशोषी विक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी विक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में क्या है कि हम पहले ऊष्माशोषी लेते हैं कि ऊष्माशोषी किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी वह विक्रिया जिसके दौरान उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित होता है। क्या होता है, जिसके दौरान क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है। जैसे वह विक्रिया, आंसर इसका यही है, वह विक्रिया जिसके अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित होता है, ऊष्मा शोषी विक्रिया कहलाता है। जैसे इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। वह विक्रिया जिसके विक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा अवशोषित होता है, ऊष्मा शोषी विक्रिया कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, चूना का लेते हैं। चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। इसमें क्या डालते हैं हम लोग, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी। क्या हो गया, Ca × OH2। तो इसमें क्या हो गया, ऊष्मा अवशोषित हो गया। क्या हो गया, अवशोषित हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जस्ट इसी तरह होगा आपका। इसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, उसमें क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो वह विक्रिया, आंसर में इसका यही है, वह विक्रिया जिसके अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। वह विक्रिया जिसके अभिक्रिया के दौरान
उत्पन्न ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में आपका है CaO, जैसे कि इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। CaOH का होल 2, इसमें हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाएगा CaOCl2 प्लस H2। ये क्या हो गया, उत्पन्न ऊष्मा उत्सर्जित हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी। इसमें क्या होता है, ऊर्जा एकत्रित होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया पढ़ लिए हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको बताया जाएगा श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो अभी तुरंत आपको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया पढ़ाए हुए हैं। तो उसमें क्या पढ़ाए थे कि वह अभिक्रिया जिसके दौरान उत्पन्न ऊष्मा उत्सर्जित होता है, क्या होता है, एनर्जी मिलता है, यानी कि अतिरिक्त मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए श्वसन द्वारा ग्रहित ऑक्सीजन, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन के अणुओं को तोड़कर उसे पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए श्वसन जो हम सांस लेते हैं ये क्या करता है, भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। यानी कि जब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे तो क्या भोजन पचेगा, भोजन नहीं पचेगा। सांस से क्या होता है, हम लोग एनर्जी मिलती है। तो क्या हो गया, निभाता नहीं। इस दौरान उत्पन्न ऊर्जा उत्सर्जित होता है, इस कारण श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन द्वारा ग्रहित ऑक्सीजन भोजन के अणुओं को तोड़कर पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान उत्पन्न ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इस कारण क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए ग्लूकोज, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं ना तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पेट में क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, यही ना होता है सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र यही होता है C6H12O6। तो हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन लिए। क्या लिए, ऑक्सीजन। सांस में हम लोग क्या लिए, O2 लिए। तो O2 लिए तो क्या हो गया, यह एनर्जी मिल गया, यानी कि ऊर्जा मिल गया। क्या मिल गया, ऊर्जा। प्लस क्या मिल गया, CO2 प्लस क्या मिल गया, CO2 प्लस O2 6। तो C6H12O मिल गया। यही दोनों ना मिलता है। हम लोग सांस लिए, सांस छोड़े तो कार्बन छोड़ दिए हैं, उसके बाद जल जो कि यूरिन द्वारा निकलता है। तो ये सब क्या है कि श्वसन अभिक्रिया के दौरान होता है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 12 है, निकल यहाँ कितना है आपका 2 है, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा 6। तो ऐसा करते हैं कि आपको श्वसन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब आपको बताया जाएगा
मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? अब कोई भी चीज़ है, मान लीजिए लकड़ी है, बहुत दिन रह गया है तो क्या हो जाएगा? तो तुरंत जलने लगेगा। वैसा कोई बात नहीं, उसमें क्या होता है, ऊपर में पतली बैठ जाता है, थोड़ा क्या होता है, दिक्का वगैरह लग जाता है। तो उसका गंदगी को हम लोग जब तक साफ नहीं करेंगे तो वो जलेगा क्या? ये रिबन है तो इसका ऊपर क्या हो जाता है, ये जो है कि वायु के कारण क्या हो जाता है कि उसमें गंदगी ऊपर में बैठ जाता है। तो गंदगी बैठ जाता है तो जल्दी नहीं जलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जलाने से पहले उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद क्या होता है, जलने लगता है। तो हम लोग जानते हैं, आंसर में लिखेगा, हम जानते हैं कि धूलकण, हवा में क्या है आपका, धूलकण। दहन, दहन मीन्स क्या होता है, आग। दहन का वादक होता है। हम लोग जानते हैं कि धूलकण क्या है, दहन का वादक होता है। मैग्नीशियम रिबन आसानी से जले, इस कारण मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि धूलकण दहन का बाधक होता है। मैग्नीशियम रिबन आसानी से जले, इस कारण क्या करते हैं हम लोग, उसे जलाने से पहले साफ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आपको कुछ देर पहले बोल रहे थे बैलेंस के बारे में। तो बैलेंस क्या है, यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस करना कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसके बाद बोल रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस जगह लिखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पता चलता है कि अभिकारक के कितनी मात्रा से
अभिकारक की कितनी मात्रा से उत्पाद की मात्रा निर्मित हुई है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि दोस्त अभी आपको बता रहे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका जो आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन लिख देना। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले याद यही रखना है आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक में क्या है। क्या आपको डिफिनेशन हम दे दिए, क्या दिए डिफिनेशन कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाता है। इसके बाद क्या लिखवाए हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पता चलता है कि अभिकारक की कितनी मात्रा से उत्पाद की मात्रा निर्मित हुई है। एग्जाम्पल हम लेते हैं को H2 + O2, देखिएगा क्या हो जाएगा H2O। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। ये आपका अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया, आपको पढ़ा चुके हैं हम। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करना है, मिलाना है। तो कैसे मिलाइएगा आप, देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, तो पूर गया है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो आपको 2 देना पड़ेगा। जब भी दीजिएगा तो आगे दीजिएगा इसका 2 हम दे दिए। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 पूर गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 आपको हाइड्रोजन पुराना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी आपको क्या कर देना है, 2 दे देना है। इसी तरह क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण आता है। अभी आपको 10 संतुलित रासायनिक समीकरण दिया जाएगा। यदि आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। उसके बाद 10 संतुलित रासायनिक समीकरण बताया जाएगा कैसे कैसे संतुलित करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्टीरियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्टीरियस किशोर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को साइंस का क्लास 10 साइंस का जो है कि चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। तो इसमें आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण तक पढ़ा चुके हैं। अब क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो कैसे हम लोग संतुलित करते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं सवाल। आपको 2 से 3 सवाल जो है कि मैट्रिक में आपको देगा। अदर ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। बैलेंस क्या हुआ है 4-5 रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ढूंढना है 4 में से कौन सा आपका बैलेंस क्या हुआ है। तो कैसे आप बैलेंस कीजिएगा, जैसे HNO3, अब देखिए H यहाँ 1 है, यहाँ देखिए CaOH का होल 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। आप यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, लेकिन यहाँ 3 हो गया आपका हाइड्रोजन, हो गया ना। तो आप कैसे बैलेंस कीजिएगा, NO3 यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ NO3 का होल 2, यहाँ 2 है। तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ 2 दीजिए। आप हाइड्रोजन यहाँ 2 पूरा दिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन पुर गया। हाइड्रोजन आपका कितना पुर गया, 4, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए, तो आपका हाइड्रोजन 4 पुर गया। ऑक्सीजन आपका 2 पूरा, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया आपका। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तिया 6 2 8 आपका ऑक्सीजन हो गया। ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका NaOH H2SO4 Na2SO4 + H2O। इसमें आप क्या कीजिएगा, Na यहाँ 1 ही है, लेकिन यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ आपको 2 देना पड़ेगा। आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 2 4 हो गया। आपको हाइड्रोजन कितना पुराना पड़ेगा, 4। ऑक्सीजन आपको 2, यहाँ 2, तो 4 2 6 पुर गया। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है आपका AgCl and AgNO3, AgCl AgNO3 AgCl NaNO3। अब देखिए Ag मिल ही रहा है, Cl 1 है तो 1 मिल ही रहा है, Na यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, NO3 देखिए यहाँ पे सब का सब मिला हुआ है। ये ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड में ही है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका BaCl2 H2SO4 BaSO4 +
HCl। तो आप क्या कीजिएगा, BaCl2, तो BaCl2 में देखिए Ba यहाँ एक है, SO4 मिल ही रहा है। अब क्या करना, Cl2 निकल, यहाँ Cl1 ही है, आपको यहाँ 2 देना पड़ेगा, निकल हाइड्रोजन आपका 2 पुर गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये आपका सही हो गया। CuO2, यहाँ CO, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 देना पड़ेगा, निकल कॉपर भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ कॉपर 2। आशा करते हैं कि आपको बैलेंस समझ में आया होगा। इसी तरह आप 10-20 और बैलेंस बनाएंगे ना, बैलेंस करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, तो आपका बैलेंस करने के लिए आपको आ जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट बताया जाएगा क्वेश्चन। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी बताएं बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस किया जाता है। इसी में क्वेश्चन आता है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल। क्वेश्चन आएगा आपका हीट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो कैसे बनाएगा आप लोग आंसर, तो वही है अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर करना ही अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल विधि। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, इसका रोकथाम का वर्णन करें। संक्षारण किसे कहते हैं, इसका रोकथाम का वर्णन करें। फ्रेंड्स, संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब हम लोग कोई भी धातु को बाहर में छोड़ देते हैं खुले हवा में तो उसका ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो वही बोल रहा है कि जब खुले धातु को खुले हवा में अधिक दिनों तक छोड़ दी जाती है तो इसका ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। धातु का इस प्रकार नष्ट होना ही क्या कहलाता है, धातु का इस प्रकार ऊपरी परत नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे में लोहे में जंग लगना, अब देखो इसका रोकथाम का वर्णन निम्न है।
सबसे पहले क्या है, इसका रोकथाम का वर्णन क्या है। पहला यशद लेपन, क्या है, यशद लेपन। सेकेंड है आपका विद्युत लेपन। थर्ड है आपका पेंट लगाकर। और फोर आपका है ग्रीस लगाकर। फोर है आपका ग्रीस लगाकर। तो इसमें क्या है कि आपको पता हो गया कि संचारण किसे कहते हैं। कोई भी धातु को बाहर में छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस प्रकार नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। तो क्या है कि यशद लेपन और विद्युत लेपन, ये दोनों आपको अभी डिटेल दिया जाएगा, ये दोनों का परिभाषा लिखाया जाएगा किसे कहते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर संचारण क्वेश्चन आता है, संचारण में से या तो यशद लेपन आ जाता है, या तो विद्युत लेपन आ जाता है, या तो संचारण किसे कहते हैं, इसका रोकथाम का वर्णन करें, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका यशद लेपन। यशद लेपन किसे कहते हैं, यह सबसे सुगम एवं प्रचलित विधि है। इस विधि में धातु को सर्वप्रथम किया जाता है, साफ किया जाता है। इसके बाद उस पदार्थ को जिंक के घोल में डुबाया जाता है, जिससे कि उस पदार्थ पर जिंक का परत चढ़ जाता है। और इस विधि को क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। यह सबसे सुगम एवं प्रचलित विधि है। इस विधि में धातु को सर्वप्रथम साफ किया जाता है। इसके बाद उस पदार्थ को जिंक के घोल में डुबाया जाता है, जिससे पदार्थ पर जिंक का परत चढ़ जाता है। यह विधि यशद लेपन कहलाता है, जैसे बाल्टी पर जिंक का परत चढ़ाना। नेक्स्ट है आपका विद्युत लेपन। किसी धातु पर कम सक्रिय तत्व जैसे निकेल या क्रोमियम का परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। यह विधि सिर्फ धातु पे चढ़ाया जाता है, इस कारण से विद्युत लेपन का। जैसे साइकिल का हैंडल, तो साइकिल का हैंडल में क्या करते हैं, निकेल या क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यशद लेपन विद्युत लेपन समझ में आ गया होगा। आगे आपका विकृत गंधिता अभी बताया जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग खाना वाना जैसे पकवान वगैरह बनाते हैं, जैसे पकवान में जो भी ले लीजिए तेल वाला वसा वाला चीज़ को कुछ दिन तक रखते हैं तो क्या होता है, उसका स्वाद एवं गंध दोनों बदलने लगता है। यही चीज़ क्या है, आपका विकृत गंधिता है। तो जब तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक दिनों तक रखा जाता है तो इसका स्वाद एवं गंध दोनों बदलने लगता है। पदार्थ के इस गुण को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे कि वसा युक्त खाद्य, वसा मतलब क्या होता है, डलडा वगैरह। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तेल एवं वसायुक्त
खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक रखने पर उसका स्वाद एवं गंध दोनों बदलने लगता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक रखने पर क्या होता है, उसका स्वाद एवं गंध दोनों बदलने लगता है। स्वाद एवं गंध बदले नहीं, इस कारण तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक रखते हैं तो उसका स्वाद एवं गंध बदलने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक रखने पर क्या होता है, उसका स्वाद एवं गंध बदलने लगता है। इस कारण क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। क्यों, क्योंकि स्वाद एवं गंध नहीं बदले, जैसा है कि जैसा का तैसा रहे, यानी कि सुरक्षित रहे। ठीक है, आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, कॉपी में लिखना चाहते हैं, लिख लें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो कॉपर का सल्फेट है, देखिए CuSO4 है, इसमें Fe मीन्स लोहा डलता है तो रंग बदल जाता है। बदलने का कारण क्या है, तो बदलने का कारण क्या होता है, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे देखिए Fe क्या है कि कम सक्रिय तत्व है तो अधिक सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है, तो FeSO4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। यही कारण है कि कॉपर सल्फेट का विलयन में जब लोहा को डाला जाता है तो फेरिक सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। यही कारण क्या होता है, विलयन का रंग बदल जाता है, यानी कि हरा हो जाता है। ठीक, तो क्या लिखिएगा आंसर में, आंसर में लिखिएगा जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा विलयन से कॉपर को विस्थापित कर लो सल्फेट या फेरिक सल्फेट FeSO4 फेरिक सल्फेट बनाता है। इस कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं ना, तो विलयन में से क्या होता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट बनाता है। इस कारण क्या हो जाता है, विलयन का रंग बदल जाता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं अवक्षेप इसका मतलब कुछ अवशेष छोड़ता है, इसलिए ना अवक्षेपण इसका नाम रखाया गया है। तो वह अभिक्रिया, आंसर में इसका यही होगा, वह अभिक्रिया
जिसके दौरान वह अभिक्रिया जिसके दौरान वह अभिक्रिया जिसके दौरान अवक्षेप प्राप्त होता है क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अगर अवक्षेप नहीं लिखिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं अघुलनशील, आप लिख सकते हैं अघुलनशील, ऐसे लिख देते हैं। वह अभिक्रिया जिसके दौरान अघुलनशील वह अभिक्रिया जिसके दौरान अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आपका है Na2SO4BaSN2। फ्रेंड्स, वह अभिक्रिया जिसके दौरान अघुलनशील पदार्थ प्राप्त हो क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Na2SO4 BaCl2 तो क्या हो गया? NaCl प्लस BaSO4, तो BaSO4 क्या है आपका? अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा आपका, तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया इससे कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो है कि क्लास 10th का पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चाहे बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, दोनों का एक ही चलता है। ठीक है, तो आपका जो है कि और 2 4 5 क्वेश्चन रह गया आपका, जो कि आज हम नहीं बता सकेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को फैलाइए, ताकि ऑनलाइन सुविधा जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है और आसान सुविधा है। क्या लगा? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर दी वॉच।